हेलो दोस्तों, आज है 27 जुलाई 2020 और 27 जुलाई 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी का आज हम लोग इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 2023 में एथरास मिशन को कहां से शुरू करने की घोषणा की है। तो कहां से शुरू करने की घोषणा की है? ये जो है अंटार्कटिका से शुरू करने की घोषणा की है। इस मिशन के तहत नासा जो है स्टेडियम के आकार का एक गुब्बारा भेजेगा जो पृथ्वी से अदृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य का निरीक्षण करेगा। यह जो है एथरास मिशन ये ब्रह्मांड के अध्ययन के लिए है। नासा का पूरा नाम क्या है? नासा का नाम है पूरा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु सुरक्षा सूचकांक के अनुसार परमाणु सामग्री संभालने में सबसे पहले स्थान पर कौन है? परमाणु सामग्री संभालने में सबसे पहले स्थान पर कौन है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया। कौन है? ऑस्ट्रेलिया। और सबसे निचले पायदान पर उत्तर कोरिया है। सबसे निचले पायदान पर परमाणु सामग्री संभालने में सबसे निचले स्थान पर उत्तर कोरिया है और सबसे पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है। अगला क्वेश्चन है कि बिजली और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री के अनुसार 2030 तक कुल बिजली उत्पादन क्षमता में स्वच्छ ऊर्जा की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत होगी? 2030 तक कुल बिजली उत्पादन में स्वच्छ ऊर्जा की हिस्सेदारी कितनी प्रतिशत होगी? तो ये होगी 60%। कितनी? 60%। ये जो स्वच्छ ऊर्जा है इसी को नवीकरणीय या गैर परंपरागत ऊर्जा कहते हैं। तो ये स्वच्छ ऊर्जा या गैर परंपरागत ऊर्जा क्या है? ये है एक ऐसी ऊर्जा जो स्वाभाविक रूप से पुनः पूर्ति में सक्षम है और कभी समाप्त ना होने वाली है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय, ज्वारी इत्यादि। तो कौन कौन? एक बार फिर से, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारी इत्यादि। ये सभी जो है स्वच्छ ऊर्जा है या इसी को हम लोग कहते हैं गैर परंपरागत नवीकरणीय। ये स्वाभाविक रूप से पुनः पूर्ति में सक्षम है और ये कभी समाप्त होने वाले नहीं है। इनका आबाद रूप से उपयोग व्यक्ति कर सकता है। तो 2030 तक कुल बिजली उत्पादन क्षमता में इनकी हिस्सेदारी 60% रहेगी, ये ऊर्जा मंत्री ने बताया है। अगला क्वेश्चन है कि द पेंडेमिक सेंचुरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द पेंडेमिक सेंचुरी के लेखक कौन है? ये हैं मार्क होनिक्स बाम। क्या नाम है? मार्क होनिक्स बाम। अगला क्वेश्चन है कि सालेकी आरक्षित वन, क्या नाम है? सालेकी आरक्षित वन किस राज्य में स्थित है? सालेकी आरक्षित वन किस राज्य में है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये है असम राज्य में। कहाँ? असम राज्य में। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? यह जो वन है सालेकी आरक्षित वन राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा खनन को चुनौती देने वाली याचिका पर
समिति बैठाने से चर्चा में रही है। यह वन जो राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा खनन को चुनौती देने वाली याचिका पर समिति बैठाने से है। इसमें जो राष्ट्रीय हरित अधिकरण खनन को चुनौती दी थी, उस याचिका पर समिति बैठाया गया है। अब बात आई है कि असम, तो असम में दो नेशनल पार्क बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कौन कौन? एक है काजीरंगा नेशनल पार्क। ये किस लिए है? ये एक सींग वाले गैंडे, क्या एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। और दूसरा जो है वो है मानस, क्या नाम है? मानस नेशनल पार्क। ये किस लिए प्रसिद्ध है? ये जो है रॉयल बंगाल टाइगर के लिए, रॉयल बंगाल टाइगर के लिए बहुत ही फेमस है। और इसी काजीरंगा नेशनल पार्क में अभी कुछ दिन पहले बाढ़ आई थी और वहाँ पर 108 जानवरों की मृत्यु हो गई थी। कितने? 108 जानवरों की मृत्यु हो गई। और हम लोगों ने बात किया था कि असम में माजुली द्वीप है, नदी द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी में है। तो जो ब्रह्मपुत्र नदी उधर तिब्बत से अरुणाचल प्रदेश के बाद असम में बहती हुई आती है और फिर थोड़ा सा हिस्सा उसका मेघालय में पहुंच करके वो बांग्लादेश में पहुंच जाती है। तो जो असम वाला हिस्सा है उस हिस्से में ही माजुली द्वीप है, नदी द्वीप, विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। क्या नाम है? माजुली द्वीप। ये विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। कहाँ पर है? ब्रह्मपुत्र नदी में। और कहाँ? असम राज्य में। अगला क्वेश्चन है कि पूर्वोत्तर भारत के आतंकवादियों की मदद से चर्चा में रहे अराकान आर्मी किस देश का विद्रोही समूह है? ये जो अराकान आर्मी है किस देश का विद्रोही समूह है? तो ये है म्यांमार का। कहाँ का? म्यांमार का। चर्चा में कैसे आया, कैसे पता चला? इसका खुलासा जो है यूरोपीय फाउंडेशन फॉर साउथ एशियन स्टडीज की रिपोर्ट में छपा था। इसका खुलासा जो है यूरोपीय फाउंडेशन फॉर साउथ एशियन स्टडीज की एक रिपोर्ट आई थी, उसमें जो है इसका खुलासा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में PMAYG अर्थात प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत घरों के पूरा होने का औसत समय कितना कर दिया गया? अभी तक जो औसत समय था वो 314 दिन था। कितना? अभी तक जो है 314 दिन था। अब इसको कम कर दिया गया। कितना कर दिया कम करके? ये कर दिया गया है 114 दिन। अब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो घर बनेगा उसका औसत समय जो है 114 दिन कर दिया गया। ये प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू कब किया गया था? ये प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 20 नवंबर 2016 को प्रारंभ किया गया था। कब? 20 नवंबर 2016 को प्रारंभ किया गया था। अब 20 नवंबर 2016 को प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य जो है वो आवास विहीन लोगों को 2022 तक घर देना था। मतलब आवास विहीन जो गरीब लोग हैं उनको 2022 तक घर उपलब्ध कराना है। तो अब इस प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर के पूरा होने में कितना समय कर दिया गया घटाकर? 114 दिन। नवीन आंकड़ों के हिसाब से बाजार मूल्यांकन के आधार पर विश्व की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी है? नवीन आंकड़ों के हिसाब से बाजार मूल्यांकन के आधार पर विश्व की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी है? ये कौन सी है? ये सबसे जो मूल्यवान कंपनी है ये है सऊदी अरामको। क्या नाम है? सऊदी अरामको। ये सऊदी अरामको कहाँ पर स्थित है? ये सऊदी अरब
की कंपनी है, पेट्रोलियम कंपनी है, सऊदी अरब में स्थित है। कहाँ पर? सऊदी अरब में स्थित है। ये पेट्रोलियम कंपनी है, लेकिन ये पहले स्थान पे है। दूसरे स्थान पर कौन थे? दूसरे स्थान पर, सेकेंड स्थान पर एप्पल है। कौन सा? एप्पल। एप्पल जो है अमेरिकी एक कंपनी है जो इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और ऑनलाइन सेवाओं से संबंधित है। तीसरे नंबर पर है ये माइक्रोसॉफ्ट। कौन है? माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट भी एक अमेरिकी कंपनी है। इसका मुख्य उत्पाद विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अलावा यह अनेकों प्रकार के और भी सॉफ्टवेयर बनाता है। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल गेट्स। कौन है? बिल गेट्स। तो पहले स्थान पर है विश्व की सबसे मूल्यवान कंपनी सऊदी अरामको, दूसरे स्थान पर एप्पल है और तीसरे स्थान पर माइक्रोसॉफ्ट है। भारत की रिलायंस इंडस्ट्री 84वें स्थान पर है। कितने स्थान पे? 84वें स्थान पर। रिलायंस इंडस्ट्री के संस्थापक कौन है? वो है धीरू भाई अंबानी। कौन इसके संस्थापक? धीरू भाई अंबानी। इसके संस्थापक है धीरू भाई अंबानी। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है मुंबई। ये जो है रिलायंस इंडस्ट्री, ये मुख्य रूप से पेट्रोलियम, कपड़ा और टेलीकॉम उत्पाद से संबंधित है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है रिलायंस इंडस्ट्री के? वो है मुकेश अंबानी। कौन? मुकेश अंबानी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि बागजान तेल कुआं किस राज्य में? बागजान तेल कुआं किस राज्य में है? किस राज्य में दोस्तों? तो ये है असम राज्य में। ये बागजान तेल कुआं बहुत ही इस समय चर्चे में है, क्योंकि काफ़ी दिनों से इसमें क्या नाम है, आग लगा हुआ है और विस्फोट भी हुआ था। इसीलिए जो है काफ़ी दिनों से चर्चे में है और इम्पॉर्टेंट भी है। तो ये जो बागजान तेल कुआं है ये ऑयल इंडिया लिमिटेड का है। किसका है? ऑयल इंडिया लिमिटेड का। किसका? ऑयल इंडिया लिमिटेड का है। ये कुआं जो है बागजान तेल कुआं ऑयल इंडिया लिमिटेड का है, जो असम राज्य में है। काफ़ी समय से जो है इसमें आग लगी है, इसलिए ये चर्चे में रहा है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थान है, शहर भी है असम का, डिगबोई। क्या नाम है? डिगबोई। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एशिया में जो पहली बार तेल के कुएं का खनन हुआ था वो डिगबोई में ही हुआ था। डिगबोई में ही एशिया में पहली बार तेल के कुएं का खनन हुआ था और 1901 में डिगबोई में ही एशिया की पहली रिफाइनरी शुरू की गई थी। तो डिगबोई बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पूरे एशिया में पहली बार यहीं पर ही तेल के कुएं को खोदा गया था और यहीं पर ही सबसे पहले तेल रिफाइनरी स्थापित की गई थी 1901 में। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट के वर्ष 2000 ये क्वेश्चन कुछ गड़बड़ी है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और इंटरनेशनल एनर्जी की रिपोर्ट के अनुसार मिसप्रिंट हो गया है, के अनुसार यहाँ होना चाहिए था। वर्ष 2050 तक कम से कम कितने बिलियन शीतलन उपकरणों की आवश्यकता होगी? क्योंकि दिन प्रतिदिन ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में वृद्धि हो रही है और पूरी पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इन्होंने अपना रिपोर्ट दिया है। उसके अनुसार इन्होंने बताया कि 2050 तक
कम से कम कितने बिलियन शीतलन उपकरणों की आवश्यकता होगी? कितने बिलियन? तो ये 14 बिलियन की आवश्यकता होगी। इस रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक एयर कंडीशनिंग और प्रतिशन, इसको क्या कहेंगे इंग्लिश में, हिंदी तो इसे प्रतिशन कहते हैं, से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में 2017 के स्तर की तुलना में 90% की बढ़ोतरी हो सकती है। 2017 में जितना उत्सर्जन हो रहा ग्रीन हाउस गैसों का, वो आगे चल के 2050 तक उसमें जो है 90% तक की बढ़ोतरी हो सकती है एयर कंडीशन वगैरह उपयोग करने से। और ये जो क्या नाम, फ्रिज, एयर कंडीशन और फ्रिज के उपयोग करने से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में 2017 के स्तर की तुलना में 90% की बढ़ोतरी हो सकती है। इसीलिए शीतलन उपकरणों की जो आवश्यकता होगी उस समय 14 बिलियन हो सकती है। अगला क्वेश्चन, अभी हाल ही में चर्चे में रही किताब ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सावर, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सावर के लेखक कौन है? इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं उर्जित पटेल। कौन है? उर्जित पटेल। इन्होंने क्या लिखा है? पुस्तक का क्या नाम है? ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सावर। उर्जित पटेल बहुत चर्चित व्यक्तित्व हैं, इनको आप लोग जानते भी होंगे। उर्जित पटेल जो है आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, आरबीआई के पूर्व गवर्नर, आरबीआई के पूर्व गवर्नर। सितंबर 2016 में जब रघुराजन जी रिटायर हुए थे, उसके पश्चात उर्जित पटेल आरबीआई के गवर्नर बने थे, लेकिन सरकार से उनकी तनातनी चल रही थी। इसके कारण दिसंबर 2018 में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। ये शशिकांत दास कौन है? शशिकांत दास जो है वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर है, गवर्नर। ये अभिकांत दास कौन है? अभिकांत दास, ये कौन है? ये जो है नीति आयोग के क्या है? नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ है नीति आयोग के। अब नीति आयोग की बात आ गई, तो नीति आयोग का गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 गठन हुआ था। इसका अध्यक्ष कौन होता है? इसका अध्यक्ष पीएम होता है। वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजीव कुमार। कौन है? डॉक्टर राजीव कुमार वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं। इसके अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होते हैं, नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार हैं और सीईओ मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिकांत दास हैं। अच्छा, नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? वो थे अरविंद पनगड़िया। कौन थे? अरविंद पनगड़िया। तो याद हो जाना चाहिए, नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान के जो उपाध्यक्ष हैं वो डॉक्टर राजीव कुमार हैं। वर्तमान में जो इसके सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मतलब मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वो है अभिकांत दास। इसके पहले उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया। ये आनंदीबेन पटेल कौन है? आनंदीबेन पटेल ये हैं यूपी की राज्यपाल। किसकी? यूपी की राज्यपाल हैं, यूपी की राज्यपाल। वर्तमान समय में ये एमपी की भी राज्यपाल हो गई हैं। इनको चार्ज दिया गया है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं हम लोग। डबल स्ट्राइक, ये गलत टाइप हो गया है, यह है स्ट्राइक। डबल स्ट्राइक कंटेनर चलाने के लिए तैयार विश्व की पहली विद्युतीकृत रेल सुरंग 12 महीने में चालू हो जाएगी। यह सुरंग किस राज्य में है? डबल
स्टैक कंटेनर जो है चलाने के लिए विश्व की पहली विद्युतीकरण रेल सुरंग तैयार हो गई है और यह 12 महीने में चालू हो जाएगी। यह सुरंग किस राज्य में है? यह सुरंग है हरियाणा में। किसमें? हरियाणा राज्य में स्थित है। वहाँ समझ नहीं आ रहा, डबल स्टैक कंटेनर चलाने के लिए जो विश्व की पहली विद्युतीकरण रेल सुरंग तैयार हो गई, वो 12 महीने में चालू हो जाएगी, वह हरियाणा राज्य में। यह हरियाणा राज्य के जो है मेवात और गुरुग्राम को जोड़ेगी। मेवात को और गुरुग्राम, किसको? मेवात और गुरुग्राम, इसके बीच चलेगी, इन दोनों स्थानों को जोड़ेगी। इस सुरंग से जो है डबल स्टैक कंटेनर माल ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक की गति से चलने में सक्षम होंगी। हरियाणा की राजधानी कहाँ है? हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। चंडीगढ़ और कहाँ कहाँ की राजधानी है? एक तो पंजाब की है और दूसरा खुद केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की भी राजधानी है। राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जयपुर, जिसे पिंक सिटी कहा जाता है। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? मध्य प्रदेश की भोपाल। और हिमाचल प्रदेश की कहाँ है? इसकी एक राजधानी है शिमला, जो प्रमुख राजधानी है। दूसरा है धर्मशाला, एक ग्रीष्मकालीन राजधानी है। चलिए अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी तक कितने देश उपग्रह रोधी हथियार तकनीक से युक्त हैं? अर्थात अभी तक पूरे विश्व में कितने देशों के पास उपग्रह रोधी हथियार तकनीक है? कितने देशों के पास है? यह है अभी तक 4 देशों के पास। क्या है? उपग्रह रोधी हथियार तकनीक। उपग्रह रोधी हथियार तकनीक ये केवल 4 देशों के पास है। कौन कौन है? अमेरिका और भारत। तीसरा कौन है? रूस और चीन। इन 4 देशों के पास ही पूरे विश्व में अभी उपग्रह रोधी हथियार तकनीक है। ये चर्चे में कैसे रहा? अभी हाल ही में रूस द्वारा अंतरिक्ष आधारित उपग्रह रोधी हथियार का एक गैर विनाशकारी परीक्षण किया गया, जिसके कारण ये चर्चे में रहा। तो ठीक है दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें तथा साथ ही साथ अपने इस चैनल हिंदी में एजुकेशन को सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।